नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। जगत गुरु स्वामी राजेश्वर आश्रम के साथ उन्होंने आश्रम में मन की बात कार्यक्रम को सुना। और वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी दी गई बधाई से उत्साहित नजर आए। सीएम धामी ने हाल ही में लागू किए गए भू कानून पर बोलते हुए कहा कि सभी स्टेट होल्डरों से बात कर इसमें सभी के हित के साथ राज्य के हित की भी ध्यान में रखा गया। और साथ ही उन्होंने सदन में मंत्री के प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही सदन में कह दिया है कि यह राज्य मंत्री का है। सीएम धामी ने विपक्ष द्वारा संगम राजनीति पर कर रहे विपक्षी दलों पर बोलते हुए कहा है कि महाकुंभ में कई करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मैंने स्वयं जाकर वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं और जिस प्रकार की विपक्ष बातें कर रहा है, आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का चोट पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सबका प्रोत्साहन किया है पूरे उत्तराखंड। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई लोकायुक्त समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। मार्च में एक बैठक फिर होगी। समिति के निर्देश के बाद अब चयन समिति के सदस्यों के लिए अधिकारियों का पैनल तैयार होगा। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पद पर चयन को लेकर भी बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र चिल्डियाल का कार्यकाल जो है 3 मार्च को समाप्त हो रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान धामी सरकार के द्वारा सदन में पेश किए गए भू कानून संशोधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब आपको बताते चले कि इसके बाद अब बीजेपी के विधायकों ने इसके पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। भाजपा के धर्मगुरु विधायक विनोद चमोली ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को पहाड़ों की जमीनों को खुर्द-बुर्द किए जाने की जो एक बड़ी चिंता थी, वो अब खत्म हो गई है। वहीं विपक्ष ने भू कानून में सरकार को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया भी। मंगलौर में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि कानून में कुछ कमियां थी, जिसके चलते विपक्ष ने सदन में इस प्रचार समिति का जो है बात रखी। बहुत लंबे समय से प्रदेश के अंदर भू कानून की डिमांड थी और बहुप्रतीक्षित ये निर्णय था। आज एक इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड की विधानसभा ने एक सख्त भू कानून पास किया है और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो हमारी चिंताएं थी कि पहाड़ की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही थी और लोग जमीनें खरीदते थे किसी और प्रयोजन से और उसके बाद उसका दुरुपयोग करते थे, आज उस पर लगाम लगी है। और जो इस प्रकार की भूमियां हैं जो जिस प्रयोजन से ली गई थी, अगर उस पर वो काम नहीं हुआ है तो उसकी भी एक रिपोर्ट सामने रखी गई। वो भूमियां सारी सरकार में निहित होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 विधेयक 2025 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, इसमें 1 नंबर का 2 पार्ट 2 इसमें लिखा है कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। यानी ये एक बैकडोर एंट्री खोल दी बड़े इन्वेस्टर के लिए।
लोकायुक्त के चयन को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि एक चयन समिति बनाई जाएगी और इस समिति के चयन के लिए पैनल तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकायुक्त को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गंभीर नजर नहीं आई है। देखिए, लोकायुक्त को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कई बार इस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी, राज्य के आंदोलनकारी संगठन पूछ रहे हैं कि भाई लोकायुक्त कहां है। बिना लोकायुक्त के आप देख लीजिए, सरकार धड़ल्ले से अखंड भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप है। सीबीआई जांच अलग से चल रही है, लेकिन सरकार जो है भ्रष्टाचार को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अगर लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार ने कर दी होती, 8 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है, 8 साल से आपने जो है लोकायुक्त के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान सदन में भू कानून को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत की अगर हम जिक्र कर ले तो सूर्यकांत धस्माना ने पहले काटबाले में लागू किए गए भू कानून के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि कांग्रेस इस भू कानून के खिलाफ है क्योंकि इस कानून में अनेकों विसंगतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरी जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहां पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहां पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक ने राज्य सरकार के मंत्री से राज्य में फीस नीति लागू करने को लेकर सवाल किए हैं, जिस पर राज्य सरकार ने राज्य में फीस नीति न होने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस से झाबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा है कि उन्होंने सदन में फीस नीति को लेकर मंत्री में सवाल किया है, जिन्होंने पहले तो समिति के गठन की बात कही और उसके बाद वही इस पर उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में फीस नीति नहीं और उत्तराखंड में 17,000 सरकारी स्कूल है, तकरीबन 5,000 प्राइवेट स्कूल है। राज्य में प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विदेशों में भी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। इस पर सभी स्कूलों से राय लेने के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, फीस एक्ट पूरे देश में कहीं भी नहीं है और मैंने कहा है कि हमारे राज्य में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और मैंने ये भी कहा है कि हमारे राज्य में 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, 5,000 प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलें हमारे राज्य में ऐसे हैं कि देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हम जब भी कोई भी नियम बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, पहले सभी लोगों से बातचीत करके ही इस पे आगे बढ़ेंगे। आज हाउस में मेरे द्वारा राज्य के हितों को लेकर के, स्टूडेंट्स के हितों को लेकर के, अभिभावकों के हितों को लेकर के एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा गया था। तो मैंने जब मंत्री जी से पूछा कि ये समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और इसकी डेट क्या है, तब अंततः माननीय मंत्री जी ने संवेदनहीनता दिखाते हुए स्टूडेंट्स के प्रति, अभिभावकों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, गरीबों के प्रति संवेदनहीनता दिखाते हुए स्पष्ट रूप में जवाब दिया कि फीस निर्धारण नीति हम लोग राज्य में नहीं ला रहे हैं, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। और अक्सर विवादों में रहने वाले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता गुड्डू लसिंगा चौहान ने प्रेमचंद अग्रवाल की विवादित मंत्री
बताते हुए भाजपा को सलाह दी है कि वे अपने नेता प्रेमचंद अग्रवाल का किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज कराएं कि क्यों वे बार बार ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जिससे कि भाजपा को शर्मसार होना पड़ रहा है। चाहिए मंत्री पद से, और किसी मनोचिकित्सक को, बड़े मनोचिकित्सक को, देश के बड़े मनोचिकित्सक उनका इलाज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए, उनकी जांच करानी चाहिए। आखिर ये मामला क्या है, ये शब्द क्यों बार बार दोहराए जा रहे हैं? देखिए, उनका आचरण तो जगजाहिर है। पहले भी उन्होंने किसी के साथ मारपीट की थी, उससे पहले वो मदन मिश्र जी को परसों कुछ कह चुके हैं, तो कहते ही रहते हैं। इसका मतलब मंत्री जी की अपने आप में लगाम नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर उनके निजी आवास को घेरने जा रहे विरोधियों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। एक महिला सफेद रंग के कपड़ों से विरोधियों के बीच पहुंची और उसने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तस्वीर पर पोती जा रही कालिक का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और विरोधी महिलाओं ने मंत्री के पक्ष में आई महिला के साथ हाथापाई कर दी और इस दौरान स्थिति काफी नाजुक बन गई। गंगा फाउंडेशन तत्वाधान के अंतर्गत मां गंगा की स्वच्छता, मां गंगा को पाठ्यक्रम में शामिल करना और मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने जैसी मांगों को लेकर गंगोत्री में से उत्तर प्रदेश होते हुए पटना तक गंगा ज्योति मैराथन रथ यात्रा निकाली गई है, जहां गंगोत्री धाम में वरिष्ठ पुरोहित हरीश रावत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। देखिए, इसके 3 बिंदु हैं। एक, राष्ट्रीय नदी मां गंगा घोषित हो। दूसरा, गंगा धाम के लिए हम लोग सभी प्रयत्नरत हैं। और तीसरा है कि अखिल राष्ट्र में जो हमारा सिलेबस, जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है, उसमें गंगा का प्रकरण हमेशा हमेशा पढ़ाया जाना चाहिए। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में पहाड़ की जो है गलत परिभाषा देने के बाद कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में भी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। बागेश्वर जिले के जिला संघर्ष वाहिनी द्वारा कैबिनेट मंत्री की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। नुमाइश खेत मैदान बागेश्वर से उत्तराखंड के पहाड़ियों को गालियां देने और अपमानित करने के विरोध में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अंतिम शव यात्रा दुर्गा 11 चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती घाट में पहुंचे, जहां उनके पार्थिव शरीर को संघर्ष वाहिनी द्वारा अंतिम मुखाग्नि दी गई। यहाँ पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के तत्वाधान में उत्तराखंड के सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान से अंतिम यात्रा निकली और उसके बाद दुर्ग बाजार चौक बाजार होते हुए सरयू गोमती जो यहाँ पर घाट है, उसके वहाँ पर हम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई है, अंतिम यात्रा को मुखाग्नि दी गई है। और जैसे कि उनके द्वारा जो उत्तराखंड के पहाड़ी को गाली देकर और अपमानित करने का जो काम किया था, उसके लिए पूरी उत्तराखंड की सरकार को भंग करने की हमारी यहाँ पर मांग है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विवादित बयान पर बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्रदेश मुख्यालय में तलब किया है। रविवार को पार्टी कार्यालय पहुंचकर अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। भट्ट ने भाषा पर संयम बरतने की नसीहत दी। तो वही अब आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के समक्ष विवादित बयान पर अपना स्पष्टीकरण दिया और महेंद्र भट्ट ने नसीहत दी कि ऐसी शब्दावली पर संयम बरते, जिससे कि राज्य के माहौल को खराब न हो। बजट सत्र के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों की दशा पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई और शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में दिक्कतें बताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ चढ़ने के शिक्षक तैयार नहीं हैं, शिक्षकों की राज्य में कमी बनी हुई है। आरटीई के जरिए स्कूलों के फर्जी एडमिशन हो रहे हैं। रसूखदार लोग एडमिशन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बच्चों की
शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जबकि हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चों की बेहतर शिक्षा मिले। और इसी के साथ स्पीकर ने शिक्षा मंत्री से विद्यालयों में पहली क्लास में 12वीं क्लास तक नैतिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू करने की भी अपील की। देखिए, नियम 58 में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी थी, जिसे माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 में स्वीकार किया। हमने पहाड़ के ही नहीं, पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं, ये हमारे जो हमने एक आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है। और हल्द्वानी यूसीसी पर कांग्रेस के विरोध में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर ने नौटंकी बताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस बिन मुद्दे के लोगों को भटका रही है। उन्होंने कांग्रेस से विकास विरोधी करार दिया। समीर आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला है, जो कि प्रदेश हित में है। कांग्रेस मुद्दाविहीन है। कांग्रेस इस प्रदेश की भोली भाली जनता को छलने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ लेकर के वो सामाजिक क्षेत्रों में आए और जनता की आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी सुझाव प्रेषित करे। मैं कहना चाहूंगा, चाहे करण मेहरा जी के नेतृत्व में हो, चाहे हरीश रावत जी का नेतृत्व में हो, किसी के नेतृत्व में आप करते रहिए, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कांग्रेस से कि इस उत्तराखंड प्रदेश की भोली भाली जनता को छलना बंद करें अपने निजी लाभ के लिए। रही बात आप यूसीसी इतना बड़ा विषय जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर उत्तराखंड की पीठ थपथपाई जा रही है। और विधानसभा में पहाड़ी मूल पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह एक पक्ष बोलेगा, दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया देगा, इससे राज्य का माहौल खराब होगा और इसलिए वो सीएम से माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई की अपील करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सामने आया है और मैं उस वक्तव्य पर कुछ कहूं, पहले उनके वक्तव्य को ही आपको मैं सुना देता हूं। कृपया इस वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा सभी पोस्ट हो रहे हैं, वो सबके सब दोषी है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें। और वही लालकुआ के लाइन पार संजय नगर कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क फाउंडेशन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 130 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर निःशुल्क दवाइयां लेकर लाभ प्राप्त किया है। इसके साथ ही शिविर में कई मरीजों ने निःशुल्क जांच कराई, जिसमें हीमोग्लोबिन, शुगर, लिवर आदि जांचें शामिल थी। और इसके साथ ही द हंस फाउंडेशन द्वारा जनता को स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। हमने जो ये कैंप आज आयोजित किया, ये हमारा नियमित कैंप है जो हमारा महीने में 2 बार चलता है।
11 तारीख और 23 तारीख को उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा नियमित कैंप आज लगा है। अभी तक इस कैंप के माध्यम से हमारे 105 लोगों की ओपीडी हो चुकी है। जसपुर से जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और क्षेत्र के किसानों ने जीएमओ कार्यालय पहुंचकर मिल द्वारा क्षेत्र में किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे गन्ने के बीज को सूखा एवं बीमारी युक्त का लगाकर नाराजगी जताई है। हमें भी आज सुबह सूचना मिली है किसानों द्वारा कि एक नई कोई वैरायटी गन्ना मिल ने मंगाई है जिसमें रेड रोड जो बीमारी है वो बीज में ही आ रही है और सूखा हुआ गन्ना है वो बिल्कुल। रेड रोड जो बीमारी है इसकी वजह से लगभग मुझे लग रहा है यूपी और उत्तराखंड का किसान पूरी तरीके से पिछले 2 सालों में बर्बाद हो चुका है। ये फिर वही वैरायटी रेड रोड वाली किसानों के खेतों में बीज जो आ रहा है उसकी वजह से अगर वो बीज बोया गया तो मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में गन्ने का कहीं नामो निशान रहेगा। जिसे लेकर आज जीएम साहब से भी बात हुई और जो लापरवाह अधिकारी हैं हमारी मांग ये है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितना भी नुकसान गन्ना मिल को उस बीज की वजह से हो रहा है वो उनकी सैलरी में से कटौती की। अनुसंधान केंद्र से हमने कुछ उन्नतशील प्रजाति के बीज मंगवाए गए थे और उस बीज जो ये बीज यहाँ पे प्राप्त हुआ और तो आ ही रहे थे डेली। एक 71 कुंतल का एक लॉट जो आया था उसमें डिफेक्टेड था तो जिसकी हमने कल दिनांक को ही उसमें इंक्वायरी करके हमने उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। आज अचानक किसान यूनियन द्वारा भी उसमें पुनः आपत्ति की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।